मशहूर बिलियनर और फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल में इंडियन गवर्नमेंट को धमकी देते हुए ये कहा कि इंडिया, जो कि एक डेमोक्रेटिक देश है, उस देश के प्रधानमंत्री मोदी एक सत्तावादी प्रधानमंत्री है और इसीलिए ही भारत को मोदी से मुक्त करने के लिए, भारत से तानाशाही को हटाने के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए सोरोस इंडिया में $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अब यहां पर फ्रेंड्स आता है कहानी में एक ट्विस्ट। यही सोरोस अपने जिस एनजीओ के थ्रू ये पैसे भारत में डाल रहा है, उसके वाइस प्रेसिडेंट सलील तो राहुल गांधी के हर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में उसके साथ होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और साल 1989 में सोरोस ने अकेले पूरे हंगरी गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया था। एंड सिर्फ अपने बदले के लिए। देखो, उस वक्त हंगरी सोवियत यूनियन के रूल में आता था और सोरोस इस रूल को हटाना चाहता था। इसके लिए सोरोस ने अपने एनजीओ फर्म ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का सहारा लिया। तो सबसे पहले सोरोस ने हंगेरियन सोसाइटी में अपने एक अच्छे इमेज को डेवलप किया, जिसके लिए उसने लोगों में स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स बांटना और प्रो डेमोक्रेसी और एंटी कम्युनिस्ट लाइब्रेरीज बनवाना एंड इवन फिर वहां पर फोटोकॉपियर्स बांटना शुरू किया, जिससे लोगों में एक पैशनेट डेमोक्रेट वाली आइडियोलॉजी इनग्रेन हो जाए। इतना ही नहीं, उसने कई सारे हंगेरियन आर्टिस्ट और साइंटिस्ट को भी ग्रांट्स दिए ताकि वो रिस्पेक्टेबल लोग उसकी आइडियोलॉजी के फ्लैग बेयरर्स बन जाए। एंड दिस फॉर्मूला वर्कड। देखते ही देखते हंगरी में लोग सोरोस को फॉलो करने लगे और फिर जाके सोरोस ने अपना असली काम शुरू किया। तो साल 1990 में सोरोस ने अपनी एक बुक ओपनिंग द सोवियत सिस्टम लॉन्च की, जिसमें उसने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि कैसे सोवियत गवर्नमेंट उन पर अथॉरिटेरियन रेजीम यानी अपने डिसीजंस थोपकर उनके बेसिक राइट्स को छीन रही है। इसे उसने डॉगमा का नाम दिया और लोगों को अपने हक के लिए यानी कि डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाने पर प्रोवोक किया। अब ये बुक उस वक्त इतनी फेमस हुई कि इस बुक से पूरे हंगरी में नेशन वाइज प्रोटेस्ट चालू हो गए और अंत में 1990 में हंगरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। बट सोरोस यहां पर नहीं रुका। उसने एक और बुक पब्लिश की, अंडरराइटिंग डेमोक्रेसी करके। इस बुक में उसने अपनी फेक डेमोक्रेट वाली आइडियोलॉजी को और स्ट्रांगली प्रमोट करना शुरू कर दिया और यही आइडियोलॉजी और भी ज्यादा फास्ट और स्ट्रांगली इम्प्लांट हो, ये मेक श्योर करने के लिए उसने हंगरी में खुद की एक सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब ये सब सुनकर फ्रेंड्स, मे भी आपको लगेगा कि मॉरल टर्म्स पर सोरोस ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, राइट? बट बात तो ये है ना कि यहाँ पर बात मॉरल वैल्यूज की कभी थी ही नहीं। असल में सोरोस ने हंगेरियन गवर्नमेंट को गिराकर अपना पर्सनल बदला लिया था। तो साल 1944 में नाज़ीज ने हंगरी को इन्वेड किया था। इसके वजह से वहां पर भी एंटी सेमेटिक सेंटिमेंट्स काफी वाइड स्प्रेड हो गए थे और इस सब से बचने के लिए जॉर्ज सोरोस और उसकी फैमिली वहां पर अपना ज्यूइश सरनेम चेंज करके रहने लगी। अब एक तो पहले से ही ये सप्रेशन चल ही रहा था कि 1945 में यूएसएसआर ने हंगरी को अपने अंडर ले लिया। अब इस रूल में भी एटमॉस्फेयर वहां पर लोकली बिल्कुल सेम ही था और इसीलिए जॉर्ज को अपनी फैमिली के साथ यूके भागना पड़ गया। अब क्योंकि सोरोस को इस न्यू रेजीम के अंडर में अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा था, उसने 45 साल बाद 1991 में इन सब बातों का बदला लेने के लिए अपने सिस्टमैटिक एंटी गवर्नमेंटल बयानों से हंगरी की गवर्नमेंट ही गिरा दी। अब हंगेरियन गवर्नमेंट को गिराकर जॉर्ज को यह समझ में आ गया कि उसमें किसी भी गवर्नमेंट को गिराने की काबिलियत है। इसी दौरान जॉर्ज ने दुनिया की सबसे अमीर और सीक्रेटिव फैमिलीज द रॉथस्चाइल्ड फैमिली और वॉलनबर्ग फैमिली से इन्वेस्टमेंट लेकर यूएस में अपनी खुद की हेज फंड कंपनी क्वांटम फंड भी खोल ली, जो यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट करने लगी। अब क्योंकि 1991 में ही सोरोस ने हंगरी को गिराया था, उसने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट और उनकी इकोनॉमी को गिराकर पैसे भी कमाया जाए। सो अब याद रखो, जॉर्ज सोरोस एक अच्छे खासे लेवल पर बिजनेस में भी एंटर कर चुका है और इस आइडिया का पहला शिकार बना द ब्रिटेन। सो इसी टाइम पीरियड में यूके ईयू का यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म यानी कि ईआरएम ज्वाइन करने वाला था। अब क्योंकि सोरोस को यूरोपियन मार्केट की काफी अच्छी नॉलेज थी और उसके रॉथस्चाइल्ड जैसे पावरफुल बिजनेस फैमिलीज के साथ कनेक्शंस भी थे, उसने हंगरी को गिराने के अगले ही साल बाद यानी 1992 में ब्रिटेन की इकोनॉमी पर शॉर्ट पोजीशन यानी कि पाउंड्स में हेवी इन्वेस्ट करके उससे अफ्रीकन $1 बिलियन कमाया। जॉर्ज ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से उसे ये पता था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो करेंसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है उसे वो ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और इसी दौरान उसने ब्रिटिश पाउंड्स में $10 बिलियन का हेवी इन्वेस्टमेंट कर लिया और जैसे इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हुआ, सोरोस ने ये बात पब्लिक कर दी कि ब्रिटिश पाउंड सही से ग्रो नहीं कर रहा है। इससे हुआ ये कि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स ब्रिटिश मार्केट से निकालने लग गए और अगले ही दिन पूरा ब्रिटिश करेंसी मार्केट क्रैश हो गया और इसी गिरते मार्केट से सोरोस ने एक सिंगल डे में
$1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। तो ब्रिटिश पाउंड क्रैश इकलौता केस नहीं है जिससे सोरोस ने प्रॉफिट कमाया हो। 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी सोरोस ने सेम मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो किया था और थाईलैंड और जापान जैसी कंट्री से भी नियरली $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन अब असली चिंता की बात तो यह है कि जॉर्ज सोरोस की नजर अब इंडिया पर पड़ गई है। तो जैसे ही 2020 में इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, इसने मिशन इंडिया शुरू कर दिया। उसी साल सोरोस ने ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि कश्मीर एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है और इंडिया के पीएम मोदी कश्मीरी मुस्लिम्स को थ्रेटन कर रहे हैं कि वो उनकी सिटीजनशिप प्रिविलेजेस को छीन लेंगे। अब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था, लेकिन जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट इलेक्शंस जीती, तभी उसने अपने एनजीओ ओएसएफ की वेबसाइट पर यह पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि ओएसएफ ने अब इंडिया ओरिएंटेड स्पेसिफिक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है। और रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जॉर्ज सोरोस ने ओपनली पीएम मोदी और उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए इंडिया में $1 बिलियन का फंड डिक्लेयर कर दिया है। एंड एज यूजुअल वो इस बार भी अपने ऑर्गेनाइजेशन ओएसएफ का ही इस्तेमाल करने वाला है। अब इंडिया में ओएसएफ साल 1999 से ही एक्टिव है, तो उसे इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो अपने एजेंडा को एग्जीक्यूट करने के लिए सोरोस 3 मेजर तरीके अपना रहा है, जिसमें से सबसे पहला है ऑपोजिशन पार्टी से कनेक्शंस बढ़ाना। अब देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस का ऑपोजिशन से स्ट्रॉन्ग रिलेशन 2009 से ही है, जब वो पहली बार इंडिया अपने हंगेरियन ज्यूइश क्लोज फ्रेंड को मिलने आया था। और ये क्लोज फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी की आंटी थी। लेकिन सिर्फ आंटी नहीं, ओएसएफ के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सलील शेट्टी का तो राहुल गांधी के साथ और भी ज्यादा क्लोज रिलेशन है। उन दोनों को कई बार कई सारे प्रोटेस्ट में भी साथ में देखा गया है, फिर चाहे वो एंटी सीएए प्रोटेस्ट हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, या फिर अभी रिसेंट का ही भारत जोड़ो यात्रा हो। कई बार तो राहुल गांधी खुद प्रेजेंट भी ना हो तो भी बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में सलील स्पॉट हुआ है। इसके अलावा इंडिया के एक्स पीएम मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह भी सोरोस के ओएसएफ में एम्प्लॉई है। और उसी तरह हाल ही में सीनियर ऑपोजिशन एमपी शशि थरूर ने भी ट्वीट करके सोरोस को अपना दोस्त बुलाया था, जिससे अगेन सोरोस और ऑपोजिशन पार्टी का क्लियर क्लोज कनेक्शन दिख रहा है। अब दूसरा तरीका जिससे सोरोस अपनी आइडियोलॉजी को मैसेज में फैलाना चाहता है, ये टेक्निक कुछ ऐसी ही है जिसे उसने हंगरी में यूज किया था। तो जॉर्ज फ्री मीडिया और जर्नलिज्म के नाम पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को ग्रांट्स देता है, जिससे वो इंडिया में एंटी गवर्नमेंटल न्यूज पब्लिश करते रहते हैं। इसमें छोटे छोटे जर्नलिस्ट तो है ही, मगर उनके साथ कुछ बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी शामिल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में इंदिरा जयसिंह, हैदर मूवी के राइटर बशरत पीर। इनफैक्ट जर्नलिस्ट बशरत पीर तो ओएसएफ की तरफ से फेलोशिप भी कर चुके हैं। और अब सोरोस के आखिरी और सबसे मेन जरिए की अगर बात करें तो वो है एनजीओज और थिंक टैंक्स को फंडिंग। सो सोरोस की खुद की एनजीओ ओएसएफ अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बाकी इंडिया बेस्ड एनजीओज को फंड करती है, जो इन टर्न इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। इन सब में 2 ओएसएफ फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस काफी प्रोमिनेंट है, जैसे लॉयर्स कलेक्टिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सीपीआर के सीनियर फेलो प्रताप भानु मेहता। इनके आर्टिकल्स इस थिंक टैंक का क्लियर नैरेटिव बताते हैं। इनफैक्ट सीपीआर में तो ओएसएफ एक तीसरी एनजीओ नमाती के थ्रू फंडिंग्स भेजता है, जिसके एडवाइजरी काउंसिल पर खुद जॉर्ज सोरोस ही है। अब ये बात 2016 में ही गवर्नमेंट को पता चल गई थी और इसीलिए गवर्नमेंट ने ओएसएफ को वॉच लिस्ट में डाल दिया, यानी कि अब से उन्हें कोई भी फंडिंग देने के पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेनी होगी। इस बात का विरोध करते हुए ओएसएफ ने 2020 में टॉप कोर्ट जाकर केस किया और उन्हें वॉच लिस्ट पर डालने के पीछे का रीजन पूछा। लेकिन उल्टा कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ओएसएफ को फटकारते हुए ये कहा कि एनजीओ के फंडिंग से सोशल स्ट्रक्चर तो बिगड़ता है ही, लेकिन इससे पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप जो कर रहे हो वो गलत काम है और इसीलिए परमिशन मांगनी ही पड़ेगी। पर फिर भी कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बावजूद कई सोरोस फॉलोअर्स अभी भी एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। जैसे ये सोशल मीडिया पेज को ही देख लो, कैसे इस जर्नलिस्ट के सोशल पोस्ट्स ओएसएफ से क्लियरली लिंक्ड है। बट फ्रेंड्स, डू यू नो, जो सोरोस खुद को डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी का एक वर्चुअस स्टैच्यू बताता है, वो खुद डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फंडिंग देता है। तो सोरोस खुद एक ज्यू और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है, जिसका मतलब उसे इजराइल के बनने की और एक ज्यूइश डेमोक्रेसी होने की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से मालूम है। बट आयरॉनिकली सपोर्ट तो दूर, उल्टा सोरोस इजराइल के ही खिलाफ वहां के टेरर ग्रुप्स जैसे कि हमास और बाकियों को फंडिंग देता है। अब इसे भी कुछ लोग उसका पर्सनल चॉइस बोलेंगे, पर अगर मैं कहूं कि
जॉर्ज सोरोस डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर गवर्नमेंट गिराता है अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए, तो आई नो काफी सारे लोग इसे अपोज करेंगे। जब ही उस पर ट्रांसपेरेंट होने की बात आई तो वो सबसे पहले पीछे हट गया। साल 2011 में जब यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने सारे हेज फंड्स को अपने ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंटली शो करने का एक रूल निकाला, तभी जॉर्ज ने अपनी कंपनी क्वांटम फंड को तुरंत बंद कर दिया। नाउ दिस वन केस जस्ट प्रूव्स इट ऑल कि इंसान का खुद का चरित्र कैसा है, कितने डुअल स्टैंड्स रख रहा है सिर्फ अपने बिजनेस और पर्सनल गेन्स के लिए। और इसीलिए हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने भी ये कहा है कि सोरोस एक अमीर बुढ़ा है जिसे लगता है कि वो न्यूयॉर्क में बैठे बैठे दुनिया चला सकता है। ऐसे लोग यूजुअली नैरेटिव्स शेप करने में इन्वेस्ट करते हैं और इस केस में अकॉर्डिंग टू मी भारत को बर्बाद करने में। और वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है फ्रेंड्स जब एस जयशंकर ने किसी को एक्सपोज किया हो। इससे पहले भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट से पाकिस्तान और चाइना को भी एक्सपोज किया है, और वो कैसे ये मैंने इस वीडियो में इन डिटेल कवर किया है, जिसे आप ऑन द स्क्रीन यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या आपको लगता है जॉर्ज सोरोस कामयाब हो पाएगा इंडिया की तबाही में, या हम सब मिलकर उसके इस इरादे को नाकामयाब करके उसे खूब सबक सिखाएंगे? कमेंट डाउन बिलो, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।